हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम हर्यक वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक अजातशत्रु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो मगध के उत्थान तथा हर्यक वंश की स्थापना से संबंधित है। यह टॉपिक किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु को पितृहंता तथा कुनिक के नाम से जाना जाता है। इसको पितृहंता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके द्वारा अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया गया था। अजातशत्रु आक्रामक नीति को अपनाया था। इसके द्वारा सर्वप्रथम 2 नए हथियार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का भी प्रयोग किया गया था। इस 2 नए हथियार का प्रयोग इसने वैशाली पर आक्रमण के दौरान किया था। वैशाली के साथ संघर्ष इसका लगभग 16 वर्षों तक चला था। 16 वर्षों के पश्चात इसने वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके द्वारा 2 राज्यों को जीता गया था, कौशल तथा वैशाली। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, जबकि वैशाली वज्जी गणराज्य की राजधानी थी। वैशाली की आम्रपाली जो कि नग्नवधु थी, वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी। आम्रपाली दूसरी महिला है जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण की थी। पहली महिला गौतमी थी। अजातशत्रु माता चेलना व बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु के द्वारा साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया गया था। मगध साम्राज्य के विस्तार में अजातशत्रु का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसका मुख्यमंत्री वशकार था। इसी के सहायता से इसने वैशाली को जीत पाया था। राजगृह में अजातशत्रु के द्वारा एक स्तूप का निर्माण भी करवाया गया था। इसी के शासनकाल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी तथा इसी के काल में पहली बौद्ध सभा का आयोजन भी राजगृह में करवाया गया था। पहली बौद्ध सभा के अध्यक्ष महाकश्यप थे। पहली बौद्ध सभा के दौरान ही बौद्ध धर्म के 2 महान ग्रंथ सूत पिटक तथा विनय पिटक की रचना भी हुई थी। सूत पिटक की रचना आनंद द्वारा, जबकि विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा किया गया था। अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन द्वारा कर दिया गया था। अजातशत्रु ने अवंती पर भी आक्रमण किया था, किंतु अवंती को उसने जीत नहीं पाया था। हर्यक वंश के तीसरे महत्वपूर्ण शासक उदयन थे। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना भी इनके द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र की स्थापना करके पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया गया था। पाटलिपुत्र में एक किले की स्थापना भी करवाई थी इन्होंने। इनकी हत्या किसी अज्ञात द्वारा कर दिया गया था। पाटलिपुत्र 3 नदियों गंगा, सोन, गंडक से घिरा हुआ था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये 4 नदियों से घिरा था। प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली राजधानी पाटलिपुत्र था। महापद्मनंद के काल में यह और भी अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। आधुनिक नाम पटना पाटन देवी पर आधारित है, ऐसा माना जाता है। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। इसकी हत्या शिशुनाग द्वारा करके नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा किया गया था। शिशुनाग मगध साम्राज्य के विस्तार को जारी रखा था। इसने अवंती और वश महाजनपद को भी जीत लिया था। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफ़र कर ली। पाटलिपुत्र से वैशाली वाला क्वेश्चन न जाने कितनी बार कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली किसने ट्रांसफ़र कर दी। तो पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी शिशुनाग द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इन्होंने बौद्ध धर्म का जैन धर्म का अनुसरण किया था। इनकी मृत्यु 384 ईसा पूर्व में हो गई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात कालाशोक सिंहासन पर बैठा था। कालाशोक एक आध्यात्मिक राजा था। कालाशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसने राजधानी पुनः वैशाली से ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र कर ली। इनके काल में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में किया गया था 383 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध सभा के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, स्थावीर तथा महासंदिक। दूसरे बौद्ध सभा के अध्यक्ष साबकमीर थे। इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नंदीवर्धन की हत्या महानंदिन के द्वारा कर दिया गया था, परंतु कुछ समय पश्चात महानंदिन को महापद्मनंद के द्वारा प्रतिस्थापित करके नंदवंश की स्थापना की गई। नंदवंश की स्थापना महापद्मनंद के द्वारा कर दिया गया था। महापद्मनंद मगध साम्राज्य के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। इनके काल में पाटलिपुत्र अत्यधिक शक्तिशाली बन गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इन्होंने 1 लाख की सेना संगठित की थी।
इनके शासनकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजा तक्ष ने की थी। राजा तक्ष जो भरत के पौत्र थे। प्राचीन काल में तक्षशिला एशिया महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। महापद्मनंद को एक राट या महाराजा के रूप में भी जाना जाता है। महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण की। इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण की जानकारी भी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। महापद्मनंद ने पहली बार नहरों का निर्माण करवाया। पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे तथा यह महापद्मनंद के मित्र भी थे। महापद्मनंद के बाद धनानंद सिंहासन पर बैठा। धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। धनानंद जैन धर्म को अपनाया था। धनानंद का शासनकाल दो घटनाओं के लिए याद किया जाता है: चाणक्य का अपमान तथा सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर द्वारा आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया गया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन नामक स्थान पर हो गया था। अपने शासनकाल में इन्होंने कर की दर को बढ़ा दी तथा 123 प्रकार की कर भी लगा दी, जिस कारण पाटलिपुत्र के जनता बेहद ही क्रोधित हुए तथा इनके खिलाफ विद्रोह भी कर दिए। इस विद्रोह का नेतृत्व चाणक्य द्वारा किया गया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। धनानंद के दरबार से संबंधित थे दो जैन संत, स्तुलभर तथा शकटाल। इसका अगला टॉपिक हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।